रामपुर से कुछ दूर देवगढ़ गांव की सीमा पर हरखू काका की चाय की छोटी सी दुकान है। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आज मौसम खराब होने की वजह से ग्राहक न के बराबर हैं। दुकान में बस गांव के 3-4 पुराने यार दोस्त, जिनमें सनातन, निमाई और सदाशिव बैठे हैं, हरखू काका के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। अरे, हमारे इस देवगढ़ गांव में जो ये अनहोनी घटी है, छी, और क्या कहूं। कौन सी अनहोनी सनातन? तुम उस घुंघरू ताल वाली घटना की बात तो नहीं कर रहे? और नहीं तो क्या सत्तू, उस ताल की घटना, उसके बारे में क्या बोलूं। हमारे गांव में ऐसी घटना आज तक किसी ने न देखी न सुनी। सिर्फ वही नहीं, उस परिमल को कितना समझाया गांव के लोगों ने। चिंटू, गौर, गोविंद, सबने हाथ जोड़े, पर वो लड़का किसी की एक न सुनी। बेचारी श्यामाली, कितनी भली, कितनी गुणी औरत थी। देखो तो कैसा करुण अंत हुआ उसका। मैं कह रहा हूं, सुनो भाई, गांव की बुजुर्ग से मिलकर बात करनी होगी। हमारे इस देवगढ़ गांव में कुछ और भी भयंकर घटने वाला है। आज तो फिर सुबह से गांव में मुनादी प्रचार हो गई है कि रात बिरात कोई अकेले घर से ना निकले, और खासकर उस घुंघरू ताल की तरफ तो भूल कर भी न जाए। गांव के लोग तो शाम ढलते ही अपने घर से निकलने में भी डर रहे हैं। जब तक श्यामा की आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अरे, अब और ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं होगा। सब घर चलो। हाँ, सही कहा। चलो, मैं भी दीवार के पास वाले अपने घर जा रहा हूं। अब दुकान खुली मत रखना। बड़ा सवेरे दुकान खोली, वो भी भला, किंतु अब दुकान बंद ही करता हूं। हाँ, अरे ठीक कहा। ये लो, तुम लोग देर कर रहे हो, मैं ही किवाड़ लगाता हूं। जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म करके सनातन, निमाई और सदाशिव अपने अपने घर के रास्ते पर चल पड़े, और हरखू काका भी चूल्हे में पानी डालकर सब सामान समेटकर दुकान बंद करने की तैयारी में जुट गए। देवगढ़ गांव तब तक घने अंधकार की चादर से ढक चुका था। इतने बड़े इलाके में रात में उद्दने वाले पक्षियों और सियारों की आवाज के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। समय था रात के 12 बजे थे। गिने चुने 2-1 लोग ही इधर उधर चल रहे हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गांव के कच्चे रास्ते पर से गुजर रहे थे। जीवनदा जो अपनी नाव को नदी के घाट से अपनी नाव खेता हुआ, तभी उसकी नजर निताई पर पीदी ही, जो सर झुकाए तेज कदमों से कहीं जा रहा था। अरे निताई, ओ निताई, कहां से आ रहे हो इतनी जल्दी में? अरे जरा रस्सी तो पकड़ाना नाव की। हाँ, बोलो जीवनदा, सब कुशल मंगल तो है? माँ बच्चे सब सुखी से तो हैं? हमारा तो सब ठीक है, पर तुम बताओ, तुम कहां से भागे आ रहे हो? ससुराल से लौट रहे हो क्या? हाँ जीवनदा, ससुराल से ही लौट रहा हूं। और क्या बोलूं तुमको, इस बार भी लड़की ही हुई है। अरे धत, ये भी कोई उदास होने वाली खबर है। मैंने तो सोचा था इस बार एक पोता होगा, वंश को एक गति मिलेगी, पर नहीं, फिर से लड़की। तुम्हें मजाक सूझ रहा है जीवनदा? 2 बेटियां हो गईं, वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? दीपक कौन जलाएगा? तो क्या हुआ निताई, लक्ष्मी आई है घर में, समझो। दोनों लड़कियों को अच्छे से पालो पोसो, देखना एक दिन वही तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। और बहू को ले आना, मायके में क्यों छोड़ आए दोनों लड़कियों को? छी 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 निताई, यह ठीक नहीं किया। तुम नहीं समझोगे जीवनदा, सब समझ जाओगे। अभी तो माथा गरम है, इसीलिए यह सब सोच रहे हो। देखना, तुम्हें भी 2-3 लड़कियां होंगी, तब पता चलेगा।
निताई ने और बात न बढ़ाते हुए कच्चे रास्ते को पकड़कर तेजी से चलना शुरू कर दिया। आकाश में तब तक जगह जगह काले बादल घिराए थे। नित्यानंद अपनी चिंता में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। वो गलती से बाएं तरफ का रास्ता पकड़कर उसी मनहूस घूंघरू ताल के पास चला आया है। इस बार घर जाकर कह दूंगा, बस बहुत हुआ। अगर वंश नहीं दे सकती तो। नित्यानंद अपने मन ही मन यह सब बोल ही रहा था, तभी घूंघरू ताल का शांत पानी जैसे कांप उठा। पानी की तरंगों के बीच से उठी एक काली छाया पानी के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आ गई। पानी की छपाक से नित्यानंद का ध्यान टूटा। अरे ये क्या? अरे मैं तो गलती से इस घुंघरू ताल के पास चला आया इस अंधेरी रात में। उफ! अरे पानी के ऊपर वो क्या है? वो काली छाया किस चीज की है? तभी पानी के बीच से एक मीठी पर डरावनी आवाज में कोई बोल उठा। लड़की न होती तो तू ये धरती भी नहीं देख पाता, और तेरी लड़की हुई है ये बोलकर इतना दुहक। तो सुन। कौन है वहां? कौन बात कर रहा है? धीरे धीरे वह काली छाया ताल के अंधेरे से निकलकर नित्यानंद के सामने आती है। वो श्यामा थी, भीगे बाल, सूनी आंखें। जो इंसान अपनी कोख का एक लड़की का सम्मान नहीं करता, उसे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे कुछ मत करो। मैं कह रहा हूं कल ही अपनी पत्नी और बेटियों को घर ले आऊंगा, मुझे जाने दो। पर बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि नित्यानंद भाग पाता, ताल के पानी से निकले अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया और अंधेरे गहरे पानी में खींच लिया। कई वर्षों बाद शहर की भागदौड़ में तन्मय और उसकी पत्नी पियाली अपनी बेटी मोनी के साथ छुट्टियों की योजना बना रहे थे। हाँ, तुमने तो बस एक बार उस जगह के बारे में बोली थी। सच में अब सब पर्यटक स्थल खुलने से इतनी भीड़ हो गई है और शांत बोलते कुछ नहीं है। तो ये देवगढ़ जगह के बारे में बताओ, कहाँ है ये? यह है छोटा नागपुर के आसपास। सुलभदा के मामा जी अकेले इंसान थे। वो वहां के एक स्कूल में शिक्षक थे। इतनी सुंदर शांत जगह थी कि वहीं उन्होंने घर बना लिया और कभी शहर की तरफ वो लौटे ही नहीं। और अब? उनकी मौत के बाद सुलभदा को यह घर विरासत में मिला। पिछले 2-3 साल में एक ही बार गए थे सुलभदा। वैसे देखभाल करने के लिए वहां एक पुराना आदमी रखा हुआ है। तन्मय और पियाली की बातें उनकी 8 साल की बेटी मोनी इतने समय से मन लगाकर सुन रही थी। सब सुनकर वह अपनी मासूम आवाज में बोली, चलिए ना पापा, हम लोग वहां से घूम कर आते हैं। मेरा ना गांव देखने का बहुत मन कर रहा है। मोनी बेटी वहां जाना चाह रही है तो वही सही। क्यों जी, क्यों ना हम देवगढ़ से ही घूम कर आए? अच्छा, तब वही हो। बेटी और तुम जब चाह रहे हो तब वही होगा। कल ही दफ्तर जाकर सुलभदा से वहां जाने की सब जानकारी लेकर आऊंगा। क्या कहती हो? इसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर और शहर के कोलाहल को पीछे छोड़कर तन्मय, पियाली और मोनी देवगढ़ के लिए रवाना हुए। देवगढ़ में जब वो लोग पहुंचे तब शाम होने ही वाली थी। वाह, कितना सुंदर परिवेश है। कोई शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियों का कोई शोर भी नहीं है, तो बस पक्षियों की सुंदर चहचहाने की आवाज। और वो देखो, वो रहा सुलभदा का घर। कितना सुंदर घर है। हाँ जी, इस ढलते अंधेरे में घर और भी रहस्यमयी लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। सुना था इस घर की देखभाल गोपालदा करते हैं, वो शायद होंगे अभी। वो लोग बात करते करते ही घर के मुख्य दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। कोई है? गोपालदा कोई है? कुछ देर बाद एक 30 से 35 उम्र के बीच धोती कुर्ता पहने
एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकल कर आए। बाबू आइए आइए, आप लोगों का ही तो आने का बात था शहर से। आइए, मुझे सुलबदा बाबू सब बोल दिए हैं। आइए आइए पियाली, भीतर आइए। अरे वाह, हमारी मोनी भी आई है, आओ आओ। मिलनसार गोपालदा उन सभी को बहुत पसंद आए, खास करके मोनी को। तो गोपालदा, तुम यहाँ कितने दिन से हो? वो बाबूजी, बहुत साल हो गए। पहले तो इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी, अब तो 6-5 महीने में कोई आता है या फिर साल में एक बार। बड़े लोग आते हैं, अकेले पड़े रहते हैं ये विशाल बड़ा घर। गोपालदा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर यहां से पास ही है, उस मैदान के उस पार। सारा दिन इस घर में आके घर को सब झाड़ पोंछ करके मैं चला जाता हूं। आज आप लोग आ रहे हैं इसलिए सुबह से ही चला आया हूं। कुछ खाना पीना की भी तो जरूरत थी। गोपालदा, ओ गोपालदा, कल क्या गांव दिखाने ले जाओगे? हाँ बेटा मोनी, ले जाऊंगा ना। तुम यहाँ आई हो और तुम्हें घुमाऊंगा नहीं, ऐसा हो सकता है भला? गोपालदा इसके बाद उनके रहने का कमरा दिखा दिया। ये लो, ये वाला आप लोगों का कमरा मैंने सब साफ सुथरा कर रखा है, और अगर कोई असुविधा हो तो बेझिझक बोलना। सच में गोपालदा, कोई रहता नहीं है यहाँ, किंतु कितना सुंदर सब कुछ परिष्कार साफ सुथरा रखा है। अच्छा गोपालदा, वो ये दक्षिण दिशा की खिड़की क्यों बंद है? वो खोल दो ना, ताजी हवा आएगी। अरे नहीं बाबूजी, वो वैसी कोई बात नहीं है। घर के उस तरफ एक तालाब है, बहुत मच्छर हो तो मत खोलना, वहां से बहुत मच्छर वच्छर आएंगे, और खोलने की क्या जरूरत। इतना बोलने के बाद गोपालदा जैसे और कुछ बोलने ही जा रहे थे, तभी मोनी ने दौड़कर हाथ बढ़ाकर खिड़की को खोल दिया। अरे अरे मोनी, तुमने खिड़की खोल दी क्यों? मैंने मना किया ना। मोनी ने गोपालदा की बात का कोई महत्व नहीं दिया। ओ ये देखो माँ, पास ही एक तालाब दिख रहा है, कितना बड़ा है। हाँ, अब याद आया, सुलभदा बोल रहे थे घर के पीछे एक तालाब है, वहां ना बहुत अच्छी कतला मछली मिलती है। गोपालदा, ये क्या सच है? तब तो इस तालाब की एकदम ताजी कतला खानी ही पड़ेगी। ये तो सुलभ दादा बाबू ने ठीक ही कहा था, किंतु वो 3 साल पहले तक उस तालाब में, अब वहां मछली नहीं मिलती बाबूजी। 3 साल पहले तक सब ठीक था, तो अब क्या हुआ? रात में, और वो सब बात नहीं बोलो, कल सुबह होने दो, सब बोलूंगा इस घुंघरू ताल की कहानी। घुंघरू ताल? ये कैसा नाम है? कल सुबह क्यों, तुम अभी बोलो ना, कोई समस्या नहीं है। ना ना बाबूजी, सुबह ही बोलूंगा। रात बेरात में वो सब बातें मुंह पर भी नहीं लाते। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो गोपालदा, कल सुबह ही बोलेंगे। जब बोलना नहीं चाह रहे हैं तब रहने दो। रात तब तक काफी गहरी हो चुकी थी। सफर की थकान के कारण तन्मय और पियाली जल्दी सो गए। मोनी भी अपनी मां के पास सोई हुई थी। उस खुली खिड़की से बाहर दिख रहा था वो घुंघरू ताल। चांदनी रात में उसका काला पानी किसी राज की तरह शांत था। अचानक तालाब के पानी में कुछ हल्की लहरें उठीं और फिर जैसे शांत हो गईं। एक मीठी सी धुन, घुंघरू की छनक तालाब के चारों तरफ से बज उठी। आवाज ज्यादा तेज न होते हुए भी बहुत मोहक थी। तन्मय लोग जिस कमरे में सोए थे, उस कमरे की खुली खिड़की के पास आकर खड़ा दी हुई वह काली छाया श्यामा, वो जैसे सोई हुई मोनी की तरफ ही एकटक देखे जा रही थी। चारों तरफ बज रही थी वो मीठी धुन, सोई हुई मोनी को जैसे और भी सुंदर बना रही थी।
अचानक से छोटी मोनी की नींद टूट गई। उसने देखा बिस्तर पर बाबा मां तब भी सोए हुए हैं। खिड़की की तरफ नजर पड़ते ही वह देख पाती है एक सुंदर सी दिखने वाली औरत खड़ी है, मुस्कुराते हुए चेहरे से उसी की तरफ देख रही है। आओ मोनी, मेरे पास आओ, खेलोगी मेरे साथ? तुम्हारा नाम क्या है? प्यारी मोनी को पहली बार देखते ही उस अनजान औरत को न जाने क्यों बहुत पसंद आ गई। वो औरत की बात टाल नहीं पाई, बिस्तर से नीचे उतरकर आगे बढ़ गई खिड़की के पास। मेरा नाम मोनी है। तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पास ही रहती हूँ। तुम यहाँ आई हो इसीलिए तुम्हारे पास आई। कहाँ? मैं, बाबा और माँ तो कब से यहाँ आए हैं, किसी को तो नहीं देखा यहाँ। मैं नीचे वो तालाब देख रही हूँ, मैं वहां रहती हूँ। हट, ऐसा भी होता है क्या? तालाब में भी भला कोई रहता है क्या? मुझे भी ना वहां रहने में बहुत कष्ट होता है, किंतु आज बहुत दिनों से उस तालाब में मैं फंसी हुई हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति? मेरी भी एक बेटी थी, तुम्हारी तरह बिल्कुल, किंतु अपनी बेटी को मैं कभी गोद में नहीं ले पाई, इसीलिए अपनी बेटी जैसी ही किसी को ढूंढ रही हूं बहुत दिनों से। इतनी गहरी बातों का मतलब मोनी ठीक से समझ नहीं पाती है। मोनी कुछ बोलने ही जा रही थी, इसी समय बातों की आवाज से नींद टूट जाती है पियाली की। मोनी, किससे बातें कर रही हो बेटा? वो देखो माँ, वो आंटी। पियाली ने जैसे ही खिद्दकी की तरफ देखा, वह छाया गायब हो चुकी थी। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है, इतनी रात में। क्या हुआ पियाली? मोनी, तुम जगी हुई हो? मोनी और पियाली तन्मय को सब बात खुलकर बताती हैं। अरे धत, वो रात बेरात में कुछ सपना देख ली है और तुम भी उस पर विश्वास कर रही हो। मोनी को सोने से पहले जितनी सब अजगूबी कहानियां सुनाओगी, उसी से वो ये सब उल्टे सीधे सपने देखती है। नहीं पापा, मैं कोई सपना नहीं देखी, सच बोल रही हूँ, एकदम सच। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अभी सो जाओ, चलो कल सुबह मुझे कुछ पूछना है गोपालदा से। पियाली खिड़की के पास जाकर तालाब के काले पानी की तरफ कुछ देर देखती रही और फिर खिड़की बंद कर देती है। अगले दिन सुबह होते ही पियाली गोपालदा को पिछली रात की सारी बात बताती है और उस तालाब के संबंध में जानना चाहती है। मैं ठीक इसी डर से डर रहा था, इसीलिए ही कहा था वो खिड़की न खोलने को। श्यामा आई थी, उसकी नजर मोनी के ऊपर पड़ी है। इस घर में या तालाब के आसपास जब भी कोई छोटी लड़की आती है, तभी श्यामा भी आती है उसे दोस्त बनाने। ये सब क्या बोल रहे हो गोपालदा? तब तो आज ही यह घर छोड़कर हमें चले जाना होगा। गोपालदा, यह श्यामा है कौन? सुनो तब बाबूजी, श्यामा थी हमारे पास के गांव की लड़की। इसी देवगढ़ गांव के लड़के परिमल के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों में बहुत प्रेम था, किंतु शादी के कुछ साल हो जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई श्यामा की। उसके बाद बहुत कोशिशों मन्नतों के बाद जब संतान आई, किंतु हुई एक मृत मरी हुई बेटी। हे भगवान! वहीं से सब बिगड़ गया। परिमल और उसके बाबा मां श्यामा के ऊपर भीषण अत्याचार करने लगे। उसे अभागन, डायन, बांझ और क्या सब नहीं बोलते। गांव के लोगों ने विरोध करके भी कुछ कर नहीं पाए। आखिर में ससुराल का अत्याचार सह ना पाकर इसी घुंघरू ताल में डूबकर मर गई श्यामा। और परिमल? श्यामा के जाने के कुछ दिन बाद ही
वो भी पागल होकर कहां चला गया किसी को पता नहीं। पर श्यामा की आत्मा को इस तालाब के आसपास देखा जाने लगा और कोई छोटी लड़की को देखते ही उसकी दोस्त बनना चाहती थी श्यामा। क्या उसने कभी किसी बच्ची का कोई नुकसान किया है? ना, किसी का अभी तक कोई नुकसान नहीं किया श्यामा ने। वो बस अपनी बेटी को ढूंढती है। पर माँ, मैं बोलता हूं कि तुम लोग शहर से आए हो, चले जाओ यहां से। आत्मा का कोई भरोसा नहीं। हाँ पियाली, गोपालदा ठीक ही बोल रहे हैं। हमें और यहाँ रहने की जरूरत नहीं। चलो चलो, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। नहीं तन्मय, आज रात हम यहीं रुकेंगे। क्या रुकेंगे? तुम पागल हो गई हो पियाली। मोनी को कोई नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूं, चलो। शांत हो जाओ तन्मय। श्यामा अगर चाहती तो कल रात ही मोनी का कोई नुकसान कर सकती थी, किंतु उसने नहीं किया क्योंकि वो नुकसान नहीं चाहती। वो चाहती है सिर्फ मुक्ति। क्या मतलब? मोनी, बोलो तो माँ, तुमको श्यामा को देखकर डर नहीं लगा? नहीं तो माँ, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। कितनी सुंदर दिख रही थी वो आंटी और कितनी मीठी बातें कर रही थी मेरे साथ। वो बस अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। देखा मोनी, आज रात तुमको एक बार फिर उस तालाब के किनारे जाना होगा। पियाली, ये तुम क्या बोल रही हो? 10 महीने 10 दिन मैंने उसे गर्भ में धारण किया है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा होगा। एक माँ ही सिर्फ दूसरी माँ का कष्ट समझ सकती है। किंतु तुम क्या करना चाह रही हो? वो आज रात तुम्हें दिख जाएगा गोपालदा। रात तब तक मध्य गगन में थी। शाम की तरफ कुछ बारिश हुई थी, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और ठंडी शीतल हवा बह रही थी। छोटी सी बहादुर मोनी अपनी मां की बात मानकर उसी घुंघरू ताल के किनारे एक पत्थर पर चुपचाप बैठी है। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है जो पियाली ने उसे दी थी। कुछ ही दूर घर की देहरी पर तन्मय और गोपालदा सांस रोके खड़े सब देख रहे थे। पियाली उनसे कुछ कदम आगे अंधेरे में खड़ी थी। आधी रात हुई, पानी फिर से कांपा और वही मीठी घूंघरू की आवाज के साथ श्यामा की आत्मा पानी से निकलकर मोनी के सामने खड़ी हो गई। आज भी वो उतनी ही सुंदर पर उतनी ही उदास थी। तुम डरी नहीं? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं अपने बाबा माँ के साथ आई हूँ, पर मैं आपसे मिलने आई हूँ श्यामा आंटी। मुझसे? ये देखिए, ये मेरी गुड़िया है। क्या ये आपकी बेटी जैसी दिखती है? माँ कहती है आपकी बेटी भी मेरी तरह बहुत प्यारी थी। श्यामा ने कांपते हुए हाथों से उस गुड़िया को छुआ। उसकी सूनी आंखों में दशकों बाद पानी भर आया। वो घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मैंने उसे एक बार गोद भी नहीं लिया। उन लोगों ने मुझे उसे छूने भी नहीं दिया। तभी पियाली अंधेरे से बाहर निकली। श्यामा! श्यामा ने चौंक कर देखा। एक दूसरी औरत को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखों में क्रोध उभरने लगा। दूर हटो। तुम सब एक जैसे हो। हम एक जैसे नहीं हैं श्यामा। मैं भी एक माँ हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम जो ढूंढ रही हो वो मोनी नहीं है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तो क्या करूं मैं? कहां जाऊं? ये पानी मुझे सोने नहीं देता, ये दुख मुझे जीने नहीं देता। तुम्हें इस बंधन से मुक्त होना होगा श्यामा। अपनी बेटी के लिए
और अपने लिए भी। जो तुम्हें मिला नहीं, उस दुख को पकड़कर बैठने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोनी धीरे से उठी और श्यामा के पास गई। उसने डरते डरते अपना छोटा सा हाथ श्यामा के बर्फीले हाथ पर रख दिया। आप रोइए मत आंटी, आपकी बेटी वो आसमान में सबसे सुंदर तारा बन गई है। वो आपको ऐसे रोते हुए देखेगी तो उससे भी दुख होगा।